Okay, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Now we start chapter Introduction to Euclid's Geometry. Okay, once again good morning students. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करना रहेगा कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, क्या क्या मेन इसके फीचर्स हैं. ओके, तो वी स्टार्ट. इंट्रोडक्शन है आपके पास ज्योमेट्री. व्हाट इज द सेंस ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री का मीनिंग है जियो प्लस मेट्रॉन. यानी जियो मीन्स होता है अर्थ, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, यानी किसी भी अर्थ को मेजर करना. दिस इज कॉल्ड ए ज्योमेट्री. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जितनी भी प्लेन फिगर्स है उन प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री को क्या नोन किया जाता है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ध्यान रखना, प्लेन फिगर की ज्योमेट्री. प्लेन का मतलब जैसे कि आपके पास एक पेपर होता है, दिस इज कॉल्ड ए प्लेन. यानी जो फ्लैट चीज होती है, फ्लैट सरफेस होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है दिस इज कॉल्ड ए प्लेन कॉल किया जाता है. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो आप कॉल करेंगे यूक्लिड इज द ज्योमेट्री ऑफ फादर. ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, वो किया है आपसे ऑक्सिम. ऑक्सिम क्या होता है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. जो यूनिवर्सल चीज़ें जो ट्रुथ होती है उसे क्या कॉल करते हैं? ऑक्सिम करते हैं. यानी जिस चीज़ को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मतलब बनाई गई कंडीशन से कि जो सन होता है ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट की तरफ सेट होता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ठीक है ना. तो ये कंडीशन जो चीज़ें यूनिवर्सल होती है, आपको पता है कि 2 + 2 = 4 होता है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल चीज़ें हैं. तो यानी बेटे से बोलते हैं ऑक्सिम. जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ पे वर्क करते हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम. क्या कह रहा है डेफिनेशन? द बेसिक विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ. ग्रांटेड विदाउट, जो बिना प्रूफ की हो, मतलब कंडीशन जो डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है, ठीक है ना, तो उसे आप क्या कॉल करते हैं? ऑक्सिम कॉल करते हैं, ठीक है ना. अब इस ऑक्सिम्स को उसने कहा कि जो चीज़ें ऑक्सिम होती हैं उसके कुछ फैक्ट्स बताए हैं, जैसे सम यूक्लिड्स ऑक्सिम्स आर. अब उसने कुछ फैक्ट्स बताए. क्या क्या फैक्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्ट है उसके पास, वो फर्स्ट फैक्ट ये है आपके पास कि उसने आपको डिस्कस किया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर. इट मीन्स, समझाते हैं इसका मीनिंग. इसने ही कहा आपके पास, यदि कहा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू दी अनदर. उसने कहा दो थिंग्स हैं ये सेम आपस में इक्वल है. एक थिंग्स है A = C और एक थिंग्स है B = C. उसने कहा यदि A = C है और B = C है तो ऑलरेडी A किसके इक्वल हो गया? C के इक्वल हो गया. तो कहते दो थिंग्स यदि आपस में इक्वल है तो उनकी जो कंडीशन इक्वल वाली है वे भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी. तो ये यहाँ पे बात डिस्कस करना चाह रहा है आपसे, ठीक है ना. तो ये ऑक्सिम से कुछ टाइप से ध्यान रखना, कोई ये ऑर्डर पे डिफाइन नहीं करता है, ये सिस्टम से नहीं लिखेंगे 1 पे यही आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, नहीं, ये कहीं भी इनका ऑर्डर अरेंज नहीं है, ठीक है ना. आप किसी भी तरीके से ऑक्सिम्स को बोल सकते हैं. आपसे पूछा जाएंगे 5 ऑक्सिम्स को डिफाइन कीजिए, तो आप एनी कोई भी 5 ऑक्सिम्स डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास? देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा है कि आपके पास इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल. इट मीन्स, अब इसका मीनिंग समझिए. उसने कहा कि कोई आपके पास क्वांटिटी है A = B, ठीक है ना, ये कोई क्वांटिटी, मीनिंग समझना है यहाँ पे. उसने कहा इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल्स आर इक्वल. यदि आपके पास दो क्वांटिटी A = B और C = D, ये दो क्वांटिटीज़ है, A = B और C = आपके पास D है, ये 2 क्वांटिटीज़ हो गई आपके पास, ठीक है ना. ये दोनों थिंग्स क्या है? ये दोनों थिंग्स आपस में इक्वल है, तो इनके ऐड भी आपस में क्या कह रहा है? इक्वल होंगे, यानी A + C = B + D. तो इसने इस तरह से डिफाइन किया है, यदि 2 थिंग्स आपस में इक्वल है तो उसने कहा कि जो इसका पूरा होल पार्ट्स होगा वो भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा. ओके, थर्ड केस क्या कह रहा है? समझना पॉइंट. थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना. थर्ड केस ये कह रहा है आपके पास कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स तो आर द रिमाइंडर इज इक्वल. यानी मतलब क्या है? देखिए रिमाइंडर को कैसे कह रहा है? इसने इक्वल है, ये पॉइंट है, देखिए इक्वल यूज़ हो रहा है. ओके, तो देखिए पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है. इसने कहा कि आपके पास कोई 2 थिंग्स हैं, ठीक है ना. इस थिंग्स में आपको करना क्या है? इस थिंग्स में बहुत सिंपल है, बेसिक फंडा ये है आपके पास. उसने कहा कि A = B है तो आप ऑन बोथ साइड आप किसी भी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और रिजल्ट क्या आएगा? बोथ आर सेम आएगा. रिजल्ट कह सकते हैं आपके पास बोथ आर सेम गेट हो जाएगा. पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक नहीं है. यदि उसने कहा कि आपके पास कोई 2 रिजल्ट है और 2 रिजल्ट आपस में, जो 2 थिंग्स है वे आपस में कैसी हैं? इक्वल है, तो उस सिचुएशन पे उसने कहा कि यदि दोनों ऑन बोथ साइड में यदि सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या गेट हो जाता है? A - C = B - K. यदि मैं सेम थिंग्स को क्या करूँ? सब्ट्रैक्ट करूँ.
ओके जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरे यदि मैं सेकंड वे में लेने की कोशिश करूँ तो सेकंड वे को आप उस तरह भी डिस्कस सकते हैं। यदि ए इज इक्वल टू बी है तो ऑन बोथ साइड आप किसी भी तरह को ऐड कर दीजिए, कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए। मैंने सी ऐड किया तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इट मीन्स इस पूरे के होल का सम, इस पूरे के होल के सम के क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हमें से उस पॉइंट को भी हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक का? ओके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या डिस्कस किया हमसे, जो नेक्स्ट पॉइंट ने डिफाइन किया हमें, वो ये डिफाइन कर रहा है आपको कि जब द होल इज थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। उसने कहा जो थिंग्स है वो आपस में कैसे कॉइंसाइड है। कॉइंसाइड का मीनिंग क्या है, जितनी भी थिंग्स है वे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। तो विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना, क्लियर होगी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा है जो आपके पास है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, जितने पार्ट है। सपोज दैट मैंने आपको कहा कि भाई आप मुझे एक बार बताइए 5 जो है वो इज इक्वल टू आप यूज़ करते हैं 2 + 3 के, 2 थिंग्स का सम है। ओके तो 5 बताइए, जो होल पार्ट है वो 5 ही तो है। होल पार्ट जो 5 है वो 2 से भी ग्रेटर होगा, जो 5 है वो 3 से भी ग्रेटर होगा, यानी दोनों से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो यही कहना चाह रहा है कि जो होल पार्ट होता है वो सबसे क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर हो गया था बातें, समझ में आ गया पॉइंट। तो अब आपने कहा कि होल जो पार्ट होता है वो सबसे क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके नेक्स्ट थिंग्स क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल इज अन वन अनदर, दैट इज मीनिंग। उसने कहा दो थिंग्स आपस में इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, कोई दो थिंग्स है वो आपस में कैसे कह दी उसने, इक्वल है। यदि 2 थिंग्स इक्वल तो इनका क्या करिए, यदि आप डबल करेंगे तो दोनों का होल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ऑब्वियसली यदि सपोज दैट कोई नंबर मैंने लिख दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि 5 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे यदि मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5 इज इक्वल टू 5 लिखा, तो इन दोनों का डबल में करूँगा तो कितना होगा 10, इसका भी क्या करूँ डबल, तो दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ये कंडीशंस कहना चाह रहा है। या कोई भी दो थिंग्स डिफरेंट ले सकते हैं आप लोग, सी और डी ले लीजिए, ठीक है ना, ए और बी ले लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए, टेक यूज़ कर लीजिए ए और बी। तो आपने क्या किया, इन दो थिंग्स आपस में इक्वल, तो उनका डबल भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। उनके हाफ्स भी, हाफ्स का मतलब क्या होता है, हाफ्स का मतलब होता है हाफ, यानी ए दो थिंग्स इक्वल है, उनके हाफ्स यानी हाफ भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दो थिंग्स यदि इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर होगी बातें। ये नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी हमने देखो एक पॉइंट को रीड कर लिया है कि जो इसने लिखा है बेटा कि थिंग्स विच आर हैव्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल द अनदर। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। ओके अब होता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है आपके पास, इफ द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड, तो देन द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द थर्ड। इट मीन समझाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उसने कहा यदि एक थिंग्स है जो ए ग्रेटर देन बी, सेकेंड थिंग्स है बी ग्रेटर देन सी है, यानी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो जब ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो इट मीन्स ए किससे ग्रेटर हो गया, सी से ग्रेटर हो गया। क्लियर की बात है। तो ये लगता है इसका नेक्स्ट एग्जाम्स होता है, यानी ये क्या है, एक क्वालिटी ये ऑलरेडी प्रूफ है, विदाउट प्रूफ वाली कंडीशन है, ये तो डायरेक्ट हमें अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसे एग्जाम्पल के भी यहाँ पे समझ लीजिए। सपोज दैट आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज दैट आपने ए 3 क्वांटिटी यूज़ कर लीजिए, ए को यूज़ कर लीजिए, इस तरह से यूज़ करना है जिसमें ए को क्या क्या दिखाना है, ग्रेटर देन बी के दिखाना है। तो मैंने सपोज गेट कर लिया, ए को कर लिया मैंने गेट 5, मैंने बी यूज़ किया, बी को मैंने यूज़ कर लिया 4, मैंने क्या गेट सी, सी गेट किया मैंने यहाँ पे 2। ओके अब मुझे एक बात बताइए, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या हो गई भाई, ए ग्रेटर देन बी, येस या नो, पहला पॉइंट देख लीजिए, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ए ग्रेटर देन क्या है बी, बी ग्रेटर देन सी, येस या नो, हो गया क्लियर। तो यानी बी भी क्या हो गया, ग्रेटर देन कितना हो गया, सी हो गया, यानी बी सी में भी ग्रेटर देन आ गया बी। तो अब मुझे एक बता, जो ए है क्या वो सी से ग्रेटर नहीं है, देखना ए की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 5 2 से ग्रेटर नहीं है, तो ये इसकी थिंग्स की ग्रेटर है। तो ये इसकी ऑक्सिम्स है, जो कि इसने क्या किया, यूनिवर्सल फैक्टिंग है। ये कैसे फैक्टिंग है, यूनिवर्सल फैक्टिंग है। ओके तो इस टाइप से आपने ऑक्सिम्स के बारे में डिस्कस किया है। ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को लेके। नेक्स्ट आता है आपके पास इंसिडेंस ऑक्सिम्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्सिम का मीनिंग समझ में आ गया। ऑक्सिम क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्ट पे वर्क करती है। ओके विदाउट प्रूफ कंडीशंस होती है। ओके अब ऑक्सिम्स क्या कह रहा है, ऑक्सिम की जो फर्स्ट इंसिडेंस ऑक्सिम्स है वो क्या कह रहा है कि ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स,
जो एक लाइन होती है वो कंटेन करेगी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। जैसे आपको एक एग्जांपल इसमें समझाया गया है लाइन पे, क्योंकि एक लाइन पे क्या होता है इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो एक लाइन वैसे भी ऑलवेज क्या होता है इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर ज्वाइन होकर मिलती है। वैसे तुम्हें बता देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, तो एक 2 पॉइंटर से क्या होता है एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ऑक्सिम्स क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑक्सिम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ऑक्सिम में जो उसने डिफाइन किया आपको, वो ये डिफाइन करा नेक्स्ट ऑक्सिम कि थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन पासिस, यानी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें क्या हो सकती हैं पासिस थ्रू हो सकती है। वो इसने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि कोई एक पॉइंट है, इससे क्या होता है बहुत सारी लाइनें क्या हो सकती है पासिस होती है। इसलिए तो इंसिडेंस ऑक्सिम्स का यानी ये फैक्ट है पूरे के पूरे कि एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट ऑक्सिम क्या कह रहा है, फ्रॉम अ गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। उसने कहा फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी 2 पॉइंटों से केवल ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। सपोज दैट एक पॉइंट ये रहा मेरे पास और एक पॉइंट ये रहा मेरे पास, तो इन 2 पॉइंटों की हेल्प से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इससे अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। वही कह रहा है कि 2 पॉइंटों से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, इसे बोलते हैं इंसिडेंस ऑक्सिम्स। ओके, क्लियर हो गया यहाँ बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सिम का ही पार्ट है पोस्टुलेट आपके पास, ठीक है ना। पर ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। जो पोस्टुलेट होता है आपके पास, पोस्टुलेट उसने कहा कि ऑक्सिम्स आर द जनरल स्टेटमेंट, ऑक्सिम्स आर द जनरल स्टेटमेंट, यानी ऑक्सिम का जो भी जनरल स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या कॉल करने वाले पोस्टुलेट्स। यानी पोस्टुलेट्स आर द ऑक्सिम्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड। किस में कह रहा है, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग क्या करते हैं इसको रिलेट करते हैं, ऑक्सिम रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड। जो भी ऑक्सिम है उसे यदि हम पर्टिकुलर फील्ड में क्या कर देते हैं रिलेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है हम लोग पोस्टुलेट को फाइंड करते हैं। अभी कह रहे हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर फील्ड कौन कौन से वो फील्ड बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको डिस्कस किया यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट उसने डिस्कस किया आपसे, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पोस्टुलेट। उसने कहा जो फर्स्ट पोस्टुलेट उसने कहा एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बिटवीन क्या होती है कई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होता है हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। क्लियर होगी पूरी बात यहाँ तक। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट समझते हैं इसका। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन को क्या कहा उसने, जो टर्मिनेटेड लाइन है वो कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, यानी टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब कि एंड हो गया, यानी इसके बाद 2 एंड पॉइंट है, ये 2 एंड पॉइंट है ए और बी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब इस लाइन को अब यदि इधर की तरफ टर्मिनेटेड लाइन को इस साइड भी एक्सटेंड कर लीजिए, आप इस साइड भी एक्सटेंड कर लीजिए, यानी बैकवर्ड भी आप इसे कितने भी प्रोड्यूस कर लीजिए और इसके फॉरवर्ड भी आप इसने कितने ही प्रोड्यूस कर लीजिए। तो ये कहना चाह रहा है पोस्टुलेट नंबर 2 कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, ठीक है ना। तो यानी आप एक टर्मिनेटेड लाइन को कितने भी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली तरीके से, ठीक है ना। अनिश्चित तरीके से क्या कर सकते हैं आगे तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 कह रहा है कि एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी एक आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है वो किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से क्या किया जा सकता है ड्रॉन किया जा सकता है। उसके पास कोई भी रेडियस हो सकती है और कोई भी उसका सेंटर हो सकता है, ठीक है ना। वो एक क्या होता है पोस्टुलेट नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, पोस्टुलेट नंबर 4 ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी आपके फिगर में कितने भी फिगर बन रहा हो उन सभी फिगर्स में यदि सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, टोटली राइट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे मैंने ये फिगर्स बनाई है, इसमें काफ़ी शेप बनाई है, 4 शेप बनाई है, सब में क्या बनना है राइट एंगल्स बनना है। तो ये कह रहे हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये सभी राइट एंगल्स के आपस में इक्वल है, सब में क्या बनना है 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये क्या कह रहा है पोस्टुलेट नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है पोस्टुलेट नंबर 5। देखिए पोस्टुलेट नंबर 5 में आपको क्या डिस्कस करना है। उसने कहा कि आपके पास ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग
on the two straight lines takes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. इट मीन्स समझाते इसका मीनिंग, उसने ये कहने की कोशिश की आपको क्वेश्चंस में कि जो आपके पास क्वेश्चन उसने डिफाइन किया है वो डिफाइन ये करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है वो फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन. देखिए जैसे आपको इस एग्जांपल भी इसमें समझ भी आ रहा है, एक आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन. ये टू स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी, टू स्ट्रेट लाइन होगी. एक इसमें अनदर स्ट्रेट लाइन इससे फॉलिंग हो रही है, होगी फॉलिंग होने के बाद उसने कहा कि आपके पास जो इंटीरियर एंगल का सम है, ये जो अंदर इंटीरियर एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल किसको कॉल करते हैं, जो इनसाइड बनते हैं एंगल्स, ठीक है ना. यानी टू लाइनों के इंटीरियर, जैसे ये एंगल एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई, ठीक है ना. ये एक ट्रांसवर्सल लाइन से हम वैसे ट्रांसवर्सल लाइन कॉल करते हैं. इसे मैं चैप्टर नंबर लाइन्स एंड एंगल्स वाले में कॉल करूँगा कि किस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है ना. यानी ट्रांसवर्सल लाइन उसको भी कॉल कर सकते हैं जहाँ पे दो लाइनें आपस में पैरेलल और एक लाइन क्या करे उसको आपस में कट करे, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन कॉल होती है. ओके, बट यहाँ पे इस लाइन को हम बोल सकते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, जो टू स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रही है, फॉलिंग हो रही है. फॉलिंग होने के बाद जो इसके इंटीरियर एंगल बने, जो अंदर इंटीरियर है, ये एंगल 1 और एंगल 2, जो इन दो इंटीरियर एंगल का सम होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 के इंटीरियर एंगल का सम वो लेस देन 180 होगा. इसलिए से मैं ट्रांसवर्सल नहीं कॉल कर सकता, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कॉल कर सकता. तो इसलिए समझ में आ गया पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है. पोस्टुलेट नंबर 5 हमें ये डिस्कस करा रहा है सिर्फ ऑनली कि आपके पास एक लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉलिंग हो रही है. ओके, इनके इंटीरियर पे जो एंगल बन रहे हैं उन इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो लेस देन 290 डिग्रीज कर लीजिए, या लेस देन 180 डिग्री कर लीजिए, या कॉल कर लीजिए लेस देन सप्लीमेंट्री एंगल कॉल कर लीजिए. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल उसको कॉल करते हैं जहाँ पे टू एंगल का सम 180 आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप उसको कॉल करते हैं जहाँ पे टू एंगल का सम 90 डिग्री आता है. तो आप इसे किसी तरह से भी आप रीड कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट में क्या कहा उसने, नेक्स्ट पॉइंट में उसने फिर लिखा बेटा कि टू राइट एंगल्स देन दी टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस डेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स. ओके, तो यही आपको इसमें पोस्टुलेट नंबर 5 में डिस्कस करा था. ओके, तो ये थे आपके पास 5 के 5 पोस्टुलेट, जिसमें उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा था कि एक लाइन जो होती है 2 पॉइंटों से ड्रॉन की जा सकती है. पोस्टुलेट नंबर 2 में कहा था कोई एक टर्मिनेटेड लाइन है उससे आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिट वे में. पोस्टुलेट नंबर 3 में उसने कहा था कि एक सर्कल को ड्रॉ करने कोई भी रेडियस और कोई भी सेंटर हो सकता है ड्रॉ करने में. ओके, पोस्टुलेट नंबर 4 में कहा था जितने भी आप राइट एंगल्स बनाते हो सभी राइट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के. पोस्टुलेट नंबर 5 में ये डिफाइन किया था कि आपके पास की टू स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, फॉल ऑन हो रही है, जिसके अंदर इंटीरियर एंगल यानी अंदर की जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या कह रहा है 180 से लेस होता है या 290 से लेस होता है. 290 का मीनिंग क्या होता है 2 × 90, और 290 का मीनिंग क्या हो गया है 180 डिग्री. क्लियर होगी अब यहाँ तक बातें. तो ये सारा प्रोसेस आपने क्या कहता है इसमें डिस्कस किया पोस्टुलेट के अंदर. ओके, अब आते हैं पोस्टुलेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है. नेक्स्ट पॉइंट में उसने हमसे डिस्कस किया है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, ध्यान से समझना नेक्स्ट पॉइंट को. नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा कि स्टेटमेंट. बेटा 2 लेक्चर एक साथ हो गए अब आपके, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर भी मुझे कंप्लीट करना था, सेकंड लेक्चर भी वो प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था कि जो टेक्निकल इशू हो गया था नेट को लेकर, ठीक है ना, वो अपलोड नहीं हो पा रहा था. ओके, तो इस तरह से अब लेक्चर 2 भी एक साथ ही कंबाइंड कर दे तो लेक्चर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्या होता है लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो ये प्रोसेस है लेक्चर नंबर 2 का. ओके, ध्यान से समझिए लेक्चर नंबर 2 में क्या है. स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी कर रखी सेंटेंस अपने पढ़ रखी. स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है जो सेंटेंस ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, दिस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट. यानी मैंने कहा कि भाई आपने ही कहा कि जो सन है, ठीक है, सन जो है राइज होता है किधर से, ईस्ट की तरफ से, ठीक है ना. स्टेट ये सेंटेंस कैसा है ट्रू हैगा, ये सेंटेंस क्या हो गया ट्रू हो गया. जो सेंटेंस ट्रू या फॉल्स होते हैं उसे क्या कॉल करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट कॉल करते हैं. मैंने कहा भाई 3 + 5 7 होते हैं, पर आपको पता है कि 3 + 5 ऐड होकर 7 होते हैं, पर नहीं ऐड होकर कितने होते हैं 8. पर जो 7 लिख रहा है दिस इज क्या है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो है पर सेंटेंस कैसा है फॉल्स वाला है, इसलिए क्या इसे कॉल करेंगे आप लोग स्टेटमेंट कॉल करेंगे. क्या कॉल करने वाले हैं, अब इसे स्टेटमेंट कॉल करने वाले हैं. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, तो समझ में आ गई पॉइंट है. अब होते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, थ्योरम. थ्योरम क्या होता है, जिस पार्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं, जिस पार्ट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बात को प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये बात ये है, यानी इस चीज़ को हम सही करके दिखा दें कि जो तुमने मुझे बताया कि ये बात क्या है इस तरह से थी, ये बात इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ए थ्योरम, यानी जिस बात को हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ए थ्योरम वाला पार्ट कहलाता है. ओके, जिसे हम कॉल करते हैं थ्योरम. तो स्टेटमेंट क्लियर, थ्योरम क्लियर हो गई. सेंटेंस को जो सेंटेंस या तो ट्रू हो या फॉल्स हो बट नॉट बोथ. ध्यान रखना
एक सेंटेंस कभी दोनों चीज़ नहीं रख सकता, ना तो ट्रू हो सकता है एक साथ, ना फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है पर्टिकुलर, वो सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, पर दोनों एक साथ नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। थ्योरम क्लियर होगी। थ्योरम को जिस बात को हम प्रूव करें, जैसे हमने कही भाई एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इस तरह की कंडीशन जो होती है हम क्या काउंट करते हैं जिसमें थ्योरम्स। मैं चैप्टर में स्टडी भी कराऊंगा, लाइन्स एंड एंगल से चैप्टर में भी स्टडी कराएंगे थ्योरम्स के बारे में। 7 चैप्टर है ट्राइंगल का, उसमें भी स्टडी करेंगे, क्वाड्रिलेटरल है उसमें भी स्टडी करेंगे, और पैरेललोग्राम है उसमें भी स्टडी करेंगे हम लोग। थ्योरम्स काफ़ी है हमारे पास, ठीक है ना, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी थ्योरम्स किस किस टाइप से होती हैं। ओके, अब आते हैं पॉइंट। पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट का मीनिंग होता है जिसपे केवल एक एंड पॉइंट होता है, दिस इज सॉरी पॉइंट है। पॉइंट का मीनिंग क्या है? केवल एक डॉट, जिसको हम क्या कॉल कर सकते हैं, डॉट कॉल कर सकते हैं। डॉट, डॉट लगा दीजिए सिर्फ ओनली, केवल डॉट, उसे क्या कॉल कर सकते हैं, पॉइंट। यानी ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट्स। नो पार्ट्स का मीनिंग क्या हो गया? जो कैसे होती है, नाइदर लेंथ हो, नॉर ब्रेथ हो, नॉर थिकनेस हो, यानी किसी में कुछ, उसमें कुछ भी ना हो। पॉइंट के अंदर ना तो कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेथ हो, ना ही कोई थिकनेस हो, उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग? पॉइंट कॉल करते हैं। ओके, क्लियर होगी बातें। इट इज़ डिनोटेड बाई ए फाइन डॉट, यानी इस टाइप का डॉट, इसे फाइन डॉट यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ए। इस तरह से डॉट लगा दीजिए तो वो डॉट क्या कॉल किया जाएगा, एक आपके पास पॉइंट कॉल किया जाएगा। ओके, लाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन? लाइन का सेंस क्या होता है? लाइन का सेंस समझेंगे अब। लाइन का मीनिंग क्या होता है? लाइन का मीनिंग होता है जिसमें इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कोई ये लाइन है मेरे पास, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड भी कितना ही आप आगे प्रोड्यूस कर लीजिए और बैकवर्ड भी आप कितना ही प्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है ना, पीछे कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ और आगे भी कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं करता, यानी इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी टेस्ट फिगर में। रे क्या होता है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट, ये वन एंड पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इनिशियली पॉइंट में, जैसे मैंने यहाँ इनिशियल लगाया, ठीक है ना, ये क्या है, एक एंड पॉइंट है आपके पास। ओके, तो ये एंड पॉइंट कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो एक एंड पॉइंट होता है इसके अंदर, क्या होता है, एक एंड पॉइंट। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट में ये बताना चाह रहा है हमें कि एक लाइन सेगमेंट एक पोर्शन ऑफ ए लाइन, पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन का पोर्शन होता है जिसे आप क्या कॉल करते हैं, लाइन सेगमेंट। इट इज़ मीनिंग इट हैज़ टू एंड पॉइंट, यानी लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं। क्या एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट, यानी इसमें ना तो फॉरवर्ड आप लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ना बैकवर्ड पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर होगी पूरी बात है। दिस इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, यानी अ पार्ट ऑफ लाइन। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको? कॉलीनियर पॉइंट्स। कॉलीनियर पॉइंट्स का मीनिंग होता है कि 3 और मोर देन पॉइंट्स, 3 और मोर देन पॉइंट्स लाइज कर दें एक ही लाइन पर, लाइज ऑन वन लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए, दिस इज कॉल्ड ए कोलीनियर। क्या कॉल किया जाएगा उसे? कोलीनियर। दीज आर कोलीनियर। वे सभी क्या कॉल किए जाएंगे? कोलीनियर कॉल किए जाएंगे, यानी एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, तो उसे क्या कॉल करने वाले हैं आप? कोलीनियर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। और यदि एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो, दिस इज कोलीनियर हो गया। दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन ए वन लाइन। यदि एक लाइन पर लाइज नहीं करते तो आप क्या करेंगे? नॉन कॉलीनियर कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे आप उसे? नॉन कॉलीनियर। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है समझेंगे बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइंस को उसको कॉल करते हैं जहाँ पे टू लाइंस हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी मीनिंग क्या है? जहाँ पे दो लाइनें आपस में क्या कर रही हो? एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही हो। इसने कहा ना टू लाइंस हैविंग कॉमन पॉइंट, यानी दो लाइनों का क्या होना चाहिए? एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तभी लाइनें आपस में क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती है। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे भाई इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्टिंग मीनिंग होता है कि जहाँ पे दो लाइनों का क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट होता है। ये टू लाइन्स है, इनका एक कॉमन पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या बोला जाता है आपके पास? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन क्या कॉल की जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर यहाँ तक बातें? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है कि एक पॉइंट से बहुत सारी जब लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, एक ही पॉइंट से मैनी लाइनें, टू से मोर देन लाइन। ध्यान रखना, टू से मोर देन लाइन है, टू नहीं, टू से मोर देन, क्योंकि यदि टू लाइनें कॉल करूंगा तो टू लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइन को कवर कर जाएगी, है ना। तो टू से मोर देन इट मीन्स 3 और उससे मोर देन जो लाइनें एक ही पॉइंट से क्या कर जाए? पासिंग थ्रू हो जाए। 3 और उससे मोर देन लाइनें एक ही पॉइंट से पासिंग थ्रू हो जाए, उसे क्या कॉल करेंगे हम? कॉन्करेंट लाइन। क्या कॉल करने वाले आप लोग इसे? कॉन्करेंट लाइन। क्लियर होगी अब यहाँ तक बातें? डाउट तो नहीं है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो उसने गिवन किया है, वो ये गिवन किया हुआ है पैरेलल लाइंस के बारे में। ओके, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ध्यान से समझना।
पैरेललाइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी लाइन में कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कॉमन कोई पॉइंट ही ना हो, यानी एनी टू लाइंस एल और एम इन ए प्लेन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वही बताया ना, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट ही ना हो, दो लाइनें इस तरह की, ठीक है ना। पर ध्यान रखना ये भी पॉइंट जरूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ये भी नहीं कि इंटरसेक्ट कर जाए, कि कॉमन पॉइंट तो है नहीं सर, ये क्या ये और ये वाली लाइन भी तो नहीं, कॉमन पॉइंट तो नहीं, नहीं, मैंने कहा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं करनी चाहिए इंटरसेक्ट। ध्यान रखना, जो नेवर इंटरसेक्ट लाइनें होंगी उन्हें क्या कॉल करेंगे आप लोग, पैरेलल लाइंस कॉल करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। क्या कॉल करने वाले, पैरेलल लाइंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर का मीनिंग क्या होता है, बहुत हम सुनते हैं इसके बारे में, इसके ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशंस है। यानी ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर का मीनिंग होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन, जिसमें तीनों का क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, पॉइंट्स का भी, लाइंस का भी, प्लेन का भी। इट इज़ कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल फिगर। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है प्लेन। प्लेन को पहले मैं डिस्कस भी कर चुका पहले। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस में जैसे फ्लैट सरफेस मोबाइल एक फ्लैट सरफेस है, आपका फ्लोर फ्लैट सरफेस है, सब क्या है, फ्लैट सरफेस है। जो फ्लैट सरफेस होता है उसे कॉल्ड है प्लेन कॉल करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री फिगर कैसे हो गए, ज्योमेट्रिकल फिगर उसको कॉल करते हैं जिसमें पॉइंट्स भी आए, लाइन्स भी आए और प्लेन्स भी आते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कॉल करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर जिसमें लाइनें होती हैं, ए फिगर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइंस ओनली, केवल जिसमें क्या चलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइनें होनी चाहिए। जिसमें स्ट्रेट लाइनें होती है उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग, रेक्टिलिनियर फिगर्स। जैसे ट्राइंगल, पॉलीगॉन, ये सब कैसी हैं फिगर को आप क्या कॉल करते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर कॉल करते हैं, ठीक है ना। जिसमें पॉइंट्स भी आ जाए, लाइन्स भी आ जाए, प्लेन्स भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिकल फिगर। और रेक्टिलिनियर फिगर जिसमें केवल ओनली लाइन चल रही हो, जैसे ट्राइंगल है, लाइन ही लाइन है इसमें, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ए, क्या कॉल किया जाएगा, ये रेक्टिलिनियर फिगर, ओके। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल है। समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसने कहा कि एक पॉइंट है सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इजकल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इजकल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। उसने कहा आपके पास एक ए बी सच दैट ए सी इजकल टू बी सी, एक पॉइंट सी है जो लाइज कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी समझिए मीनिंग इसका मीनिंग देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। उसने कहा ए और बी एक लाइन है, इस पर क्या करें, सी पॉइंट एक लाइज कर गया, ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा, उसने क्या गिवन किया ए सी इजकल टू बी सी, ओके। अब ए और बी लाइन को कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे फाइंड करेंगे, ए बी लाइन को ए सी प्लस सी बी, ऐसे तो लिखेंगे आप, ये तो मैंने नोट किया यहाँ पे, ए सी प्लस सी बी, ओके। तो आप इसे डिफाइन करेंगे ए सी प्लस सी बी करके, ओके। तो देखिए ए बी को लिखने का प्रोसेस क्या आता है, ए सी प्लस सी बी, ओके। तो अब एक बार बताइए, ए सी प्लस सी बी, ये लिखा ना आपने, ए सी प्लस सी बी। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो एज इट इज आ गया, इस बी सी के रिप्लेस पे उसने क्या लिख दिया, ए सी, क्यों, उसने गिवन किया हुआ पार्ट है, वो क्या है, ये गिवन पार्ट में आता है, ओके। तो अब एक बात बताओ, ए सी ऐड हो गया, कितना हो गया आपके पास, 2ac, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी कि ए सी इजकल टू हाफ ऑफ ए बी, यही हमें क्या करने वाला था, प्रूफ करने वाले थे, ओके। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, यदि क्लियर नहीं हो तो इस एग्जांपल और बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसने कहा ए सी इक्वल टू बी डी क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, तो प्रूफ दैट कीजिए ए सी इक्वल टू बी डी, इसने फिगर दे दिया बना के। तो ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट पकड़ा कि यहाँ से भाई ए सी इक्वल टू बी डी के कहते हैं, उसने जो ए सी है वो इक्वल टू किसके है, बी डी के, फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, ए सी लाइन को कैसे लिखेगा आप, ए सी लाइन को लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस बी सी, परफेक्ट होगी, ए बी प्लस बी सी, ओके। अब मुझे बताओ, ए सी लाइन को आपने कहा ए बी प्लस बी सी लिखा, तो ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, तो आपने यहाँ लिख दी बी डी इजकल टू ए बी प्लस बी सी, ओके। अब एक पॉइंट बताओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बताओ मुझे, जो बी डी लिखेगा आप, वो बी डी को कैसे लिखेगा, बी सी प्लस सी डी, लिख दीजिए बी डी इजकल टू बी सी प्लस सी डी। अब फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड दोनों की वैल्यू बी डी की आ रही है, ये भी बी डी की वैल्यू आई और नेक्स्ट वाली भी बी डी की वैल्यू आई, दोनों बी डी की वैल्यू, तो दोनों बी डी की वैल्यू को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। जैसे आपने इक्वल किया तो ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को डील किया। तो ये ऑक्सिन पोस्टुलेट वाले क्वेश्चन थे जो आपने स्टडी करिए इन चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 डू योर सेल्फ कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।